एक चीज और आप यहां पे समझ लीजिए जिसके बारे में मैं आपको बोलता हूं। आज जो बच्चों से बातचीत हुई तो आपके मन में एक बड़ी जिज्ञासा होती है कि पेपर कैसा आ रहा है, तो मैं आपको थोड़ा सा एनालिसिस दे देता हूं। ठीक है, 22 जनवरी को जो एग्जाम हुआ है उसका आपको मैं एनालिसिस थोड़ा दे देता हूं, फिर हम अपने प्रश्नों को कंटिन्यू करेंगे ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए कि पेपर कैसा आ रहा है ना। मैंने बच्चों से चर्चा करके प्रॉपर नोट कर लिया था, तो मैं आपको थोड़ा बताते जाता हूं। देखिए, सबसे पहले आपके मन में जो जिज्ञासा होती है वो ये कि मैथ्स के कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, रीजनिंग के कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, साइंस के कितने आ रहे हैं, एमपी के कितने आ रहे हैं और जीके के कितने आ रहे हैं, है ना। आपको पता है कि व्यापम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि ये फिक्स नहीं होता है कितना आएगा। तो मोटा मोटा अगर देखा जाए तो बच्चों का आज के प्रश्न के अकॉर्डिंग कहना है कि सर लगभग मैथ्स और रीजनिंग मिला के 65 क्वेश्चंस के आसपास आए थे, जिसमें मैथ्स के 20 से 25 क्वेश्चन और रीजनिंग के 30 से 35 क्वेश्चन, किसी शिफ्ट में और ज्यादा किसी शिफ्ट में और कम, है ना। साइंस के आज बच्चों ने बताया है, अभी पिछले दिनों में सुनने में आ रहा था कि साइंस के 3-4 प्रश्न आ रहे हैं, किसी किसी शिफ्ट में साइंस के प्रश्न ही नहीं आ रहे थे। आज बच्चों ने बताया है कि सर साइंस के आज की शिफ्ट में 7 से 8 क्वेश्चन आए, और ये जो प्रश्न थे वो वेरी टफ कैटेगरी के थे, बहुत कठिन। एमपी के मात्र 2 से 3 प्रश्न आए, और उसमें भी इतने आसान प्रश्न में अगर 3 प्रश्न की बात करें तो एक आसान था और 2 थोड़े से घुमाए हुए थे। इसके अलावा जो बचा वो जीएस, मतलब आप समझ लो कि लगभग 20 से 25 क्वेश्चन जीएस के थे, और जीएस में आप समझ लीजिए कि ये भी आपका वेरी टफ है ना। तो अब बच्चों का आजकल क्या हो रहा है, बच्चों के इंस्टाग्राम पे मुझे इतने मैसेज आते हैं कि आप विश्वास नहीं करोगे, हजारों की संख्या में मैसेजेस आ रहे हैं। और सबसे बड़ा मैसेज क्या होता है, सर मैं 78 करके आया, सर मैं 75 करके आया, सर मैं 65 करा, सर मैंने 62 करा, मेरी ये कैटेगरी है, मैं क्या करूं, मैं कल से दौड़ने चले जाऊं, सर आप बता दो जल्दी। तो मैं आपको एक चीज बताता हूं। अच्छा, एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो गई कि जब हम टेस्ट सीरीज लगाते थे तो अधिकतर बच्चों के नंबर 80 85 मतलब गजब के नंबर आते थे, क्योंकि हम जो टेस्ट सीरीज लगा रहे थे वो टेस्ट सीरीज थी जो पिछले वर्षों की परीक्षा पर आधारित थी। लेकिन व्यापम ने पैटर्न चेंज कर दिया। तो आप समझ लीजिए कि साइंस और जीके ये दोनों सीधे सीधे तौर पे कम से कम 25 से 30 नंबर आपके खा रहे हैं, सीधे सीधे। मतलब इस बार मेरा जो अनुमान है, अच्छा मैं आपको बस एक ही बात बोलना चाहता हूं कि आप 17 तारीख तक रुकिए, आखिरी पेपर तक रुकिए, तब तक आप अपने मन को अभी शांत रखिए। अगर आपके मान लीजिए 70 के ऊपर है ना, 70 के ऊपर आपके मार्क्स आते हैं, तो मैं बोलूंगा बिल्कुल आप फिजिकल की तैयारी चालू कर दो, बल्कि 68 69 कोई समस्या नहीं है ना, कर सकते हो। क्योंकि कट ऑफ 80 85 ऐसा कुछ नहीं जाना है, कट ऑफ काफी कम जाएगा। मतलब साइंस और जीएस में तो भैया हवा ही नहीं लग रही है, क्या पूछ रहे हैं कहां से आ रहा है कोई नहीं बता पा रहा है। और मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं क्योंकि हम यहां से अगर हमें पता है कि कैसा आ रहा है तो फिर एग्जाम में उतना टेंशन नहीं होता है। तो कट ऑफ या मार्क्स बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे, मार्क्स कम ही रहेंगे, उसकी आप चिंता मत करना। तो जो 80 85 था, मैं आपको बता रहा हूं इस समय जो गुड अटेम्प्ट चल रहा है अटेम्प्ट नहीं बोलना चाहिए, अटेम्प्ट तो तुम पूरा 100 ठोक के आते हो। अगर गुड स्कोर की मैं बात करूं तो ये मतलब 65 से 70 ये एक एवरेज स्कोर अभी तक मिल रहा है ना। इसके नीचे एक रेंज और है जो 60 से 65 की है, और कंफर्म मतलब जिनके सिलेक्शन की उम्मीद लगभग 99% है वो भैया 70 से 80 के बीच में है। और बहुत ही कम विद्वान है जो 80 के ऊपर जा रहे हैं, बहुत रेयर है ना। तो 70 से 80 की रेंज में हो मतलब आप समझ लो कि लगभग आपका सिलेक्शन होना ही है, मेडिकल की तैयारी करनी चाहिए। 65 टू 70 भी मेरी नजरों में बिल्कुल अपेक्षा है कि वो कर सकते हैं। 60 टू 65 मतलब अगर आपके 60 के ऊपर भी हैं, है ना, फिर कैटेगरी और बाकी चीजों पे डिपेंड करता है, तो आप समझ लो कि सिलेक्शन के चांसेस बहुत हैं। क्योंकि जब वहां पे जब बाकी बच्चों का देखते हैं ना, कोई 30 नंबर ला रहा है, कोई 35 ला रहा है, कोई 40 ला रहा है, वही बच्चा बाहर आके जब एनालिसिस वाले वीडियो के माइक
में उसको बताते हैं तो वो अपने नंबर डबल कर देता है। बोलता है आपको ना मतलब बच्चे के हावभाव देख के समझ में आ जाएगा कि ये झूठ बोल रहा है ना, ये माइक में या वीडियो के कारण ये झूठ बोल रहा है। अगर आप थोड़ा सा ह्यूमन फेस रीडिंग जानते हो तो आप समझ जाओगे कि ये बत्ती दे रहा है, जिसको अपन आसान भाषा में कहें ताकि इंसल्ट ना हो, है ना। कुछ बच्चे ईमानदारी से बता देते हैं कि मेरे 30 आए, 27 आए, 35 आए, कुछ बोलते हैं 50 आया। जहां 1 सेकंड का ब्रेक आया मतलब समझ लो उसने 2 का गुणा करा है अपने मार्क्स में। तो हालत खराब है, मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं। और हालत किनकी खराब हो रही है? जो पिछले 1 डेढ़ 2 महीने से तैयारी कर रहे थे, जिन्होंने पहले से तैयारी करी है, 5 5 6 6 महीने 1 1 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, उससे ज्यादा सीनियर हैं, तो उनका पेपर बहुत अच्छा जा रहा है, डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। पेपर कैसा आ रहा है, क्या क्या टॉपिक्स आ रहे हैं, वो सारी बातें भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि पढ़ने वाले बच्चों के लिए पेपर टफ नहीं है। जो एंड टाइम पे जागे हैं, कुछ ही हल्का फुल्का पढ़ा है, उनके लिए समस्या है। लेकिन रेगुलर स्टूडेंट, पुराने स्टूडेंट्स के लिए कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, पेपर अच्छा जा रहा है, कोई समस्या नहीं है ना। यानी आप अगर 65 से 70 75 की रेंज में भी आ जाते हो, सो ये अच्छा है आज के पेपर की स्थिति को देखते हुए। बाकी फिर नॉर्मलाइजेशन और बाकी क्या होगा वो सब बात की बात है। तो ये तो एक बात हो गई, है ना। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज और बता दूं कि पैटर्न में क्या हो रहा है, पैटर्न कैसा आ रहा है। तो मैथ्स की अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो मैथ्स में एक बात एकदम कंफर्म समझ में आ गई है कि व्यापम ने चैप्टर फिक्स कर दिए हैं, है ना। क्या क्या कर दिए हैं? परसेंटेज आएगा ही आएगा, रेशो आएगा ही आएगा, लाभ हानि आएगा, है ना। दूसरा चक्रवृद्धि ब्याज, इसके बाद एज, चौथा एवरेज, ठीक है। इसके बाद टाइम एंड वर्क, ठीक है। नल टंकी, पाइप एंड सिस्टर्न, इसके क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। इसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस, जिसको कहना चाहिए समय दूरी, मतलब ये सब फिक्स है, आ ही रहे हैं। समय दूरी के बाद ट्रेन, एकदम सुपर डुपर तरीके से। नाव धारा के क्वेश्चन बहुत कम आ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन। एलसीएम एचसीएफ अब आना कम हो गए, शुरू में आ रहे थे। और अभी एक अपना क्या जुड़ गया है, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, जिसके अभी क्वेश्चन बढ़ गए। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि इसमें से आप समझिए कि 90% चैप्टर्स आखिरी तक सेम रहेंगे, 90% चैप्टर्स आखिरी तक सेम रहेंगे। अब देखने में आ रहा है कि एलजेब्रा उन्होंने एलजेब्रा को रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी से रिप्लेस मार दिया। एलजेब्रा अब कम हो गया, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी जो है अब बढ़ गया। तो जितने बच्चों का आने वाले समय में पेपर है, वो एक बात समझें कि ये जो चैप्टर आप देख रहे हो ये आएंगे ही आएंगे, है ना। एक आध दो चैप्टर्स जो हैं वो जुड़ेंगे, जैसे रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी अभी अपने चरम पर है, ये हट जाएगा और इसकी जगह कोई और आ जाएगा, है ना। एलजेब्रा शायद कम हो जाए, कोई और आ जाए, लेकिन ये बाकी चैप्टर्स आपके सेम है ना। और कोई चैप्टर छूट रहा है क्या? हाँ, मेंसुरेशन इसमें एक छूट रहा है। मेंसुरेशन के भी क्वेश्चन रेगुलर आ ही रहे हैं, किसी में एक, किसी में दो, तो ये भी आपका एक चल रहा है। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, ये सारा हो गया। अच्छा, विभाज्यता में आज जो क्वेश्चन आए थे वो मैं आपको बता ही चुका हूं। तो ये मैथ्स का पैटर्न है, 20 से 25 क्वेश्चंस ये आपके एकदम पक्के हैं, है ना। तो ये बात आप समझ लीजिए कि ये आपके फिक्स चैप्टर्स हैं। और आने वाले टाइम में देखो, मैथ्स के बारे में सबसे पहले मैं आपको चीज क्लियर कर देता हूं, मैथ्स में क्वेश्चंस आ कैसे रहे। मैथ्स में क्वेश्चंस आ रहे हैं इजी बट कैलकुलेटिव, ठीक है। अगर मैं 2017 की बात करूं तो 2017 तक ये बट कैलकुलेटिव शब्द था ही नहीं। केवल 2017 तक कैसे प्रश्न आते थे? इजी, सीधे आंसर आते थे। अब क्या हो रहा है, उन्होंने प्रश्न आसान लिए हैं लेकिन उसको कैलकुलेटिव बनाया है। तो आपको यह नहीं सोचना है कि मैथ्स बहुत कठिन आएगा, मुझसे नहीं बनेगा। सिंपल सी एक बात है यार, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है ना। और हर सब्जेक्ट में उन्होंने थोड़ी थोड़ी छेड़छाड़ करी है। पढ़ने लिखने वाले बच्चों को कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर आप पिछले 3 4 महीनों से भी पढ़ रहे हो, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, बिल्कुल मत घबराना, ठीक है। कई बच्चों का फीडबैक जब मैं लेता हूं तो मुझे पता चलता है कि सर मैं थोड़ा डर गया था, थोड़ा घबरा गया था,
थोड़ा हड़बड़ा गया था, इसलिए मुझसे बनती हुई चीजें भी नहीं बनी, है ना। एकदम से पेपर को देख के डर लगने लगा। आप अगर पेपर बिगाड़ोगे तो बस इन्हीं चीजों के कारण बिगाड़ोगे, नहीं तो पेपर में नहीं बनने वाली चीजें जो है वो नहीं है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि अगर मैं साइंस की बात करूं या जीके की बात करूं, तो ये आपसे नहीं बन रहा तो किसी से भी नहीं बनेगा। मतलब सवाल ऐसे ऐसे आ रहे हैं कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते, पहली बार सुना है। और आपकी क्या, पढ़ाने वाले टीचर्स की भी हालत खराब है, मतलब वो भी सोच में पड़ गए कि ये क्या है, यूपीएससी लेवल को भी उन्होंने पीछे छोड़ दिया है ना। तो आपको वैकेंसी जो है, आपकी जो नौकरी है वो पुलिस की है, लेकिन आपकी परीक्षा आईएएस आईपीएस की चल रही है, ये समझ लो। तो आपको ये सोचना है कि अगर मुझसे नहीं बनेगा, मुझसे नहीं करते बन रहा है, यार मैं पिछले 5-6 महीनों से बहुत अच्छी मेहनत कर रहा हूं, तैयारी कर रहा हूं, हर चीज अच्छे से पढ़ी, लेकिन नहीं बन रहा है, तो आप समझो कि इसमें सबको दिक्कत आ रही है ना। मतलब आप समझ लीजिए 25 से 30 नंबर या 20 से 25 नंबर का मार्जिन है जो सबका खा रहा है ये लाइन से। करंट अफेयर्स आ नहीं रहा, है ना। इतिहास का एक सवाल, भूगोल का एक आधा सवाल, किसी में आए किसी में नहीं आए, संविधान का सवाल ही नहीं आ रहा है, पूरा स्टैटिक जीके पूछ रहे हैं। और स्टैटिक जीके का कोई अंत नहीं है। अब जैसे मैंने कहा स्टैटिक जीके, तो जिनके आगे आने वाले समय में परीक्षा है वो पता है क्या करेंगे, वो तुरंत यूट्यूब पे जाएंगे, स्टैटिक जीके के वीडियोस देखना चालू कर दोगे। यार स्टैटिक जीके का अंत ही नहीं है ना, अनंत है, कहीं से भी आ सकता है। पढ़ना है हमें नो डाउट, लेकिन स्टैटिक जीके का कोई अंत नहीं है। आप सोचो कि मैं 2-4 दिन 15 दिन में पूरा स्टैटिक जीके कवर कर लूं, तो स्टैटिक जीके मतलब पृथ्वी के बनने से लेके आज की डेट तक का हर सवाल स्टैटिक जीके होता है ना। उसमें इतिहास, भूगोल, संविधान और हर चीज आ जाती है। तो कुल मिलाकर मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो आपसे नहीं बन रहा है या जो कठिन है, जो आउट ऑफ सिलेबस है, वो सबके लिए है। तो घबराना नहीं है, बनता है करो, नहीं बनता है मत करो, तुक्का मारना है तुक्का मारो। लेकिन आप समझ लो साइंस के सवाल तो ऐसे आ रहे हैं। अच्छा, साइंस में भी क्या कर रहे हैं, वो थोड़ा सा चीजों को घुमा रहे हैं, सीधा सीधा ना पूछकर घुमा रहे हैं, है ना। तो बने तो ठीक, ना बने तो भी ठीक। बात आ रही है समझ में। तो ये मेरा एक ओवरऑल आपका ओपिनियन है ना। अगर रीजनिंग की मैं बात करूं देखो, अगर आप रीजनिंग की बात करेंगे तो एक तो कथन निष्कर्ष, अच्छा अब ये कम हो गए, है ना। कथन निष्कर्ष ने बीच में खूब तबाही मचाई थी, अब ये कम हो गए। अब ये वाले आ रहे हैं, यदि तो वाले या तो वाले, ऐसे प्रश्न आ रहे हैं। और अब ये 3 से 4 पे आ गए, ये 15-15 पे थे, 3 से 4 पे आ गए, है ना। इसके अलावा आपका सिलोलिज्म हो गया, फिर कोडिंग डिकोडिंग हो गया, है ना, ब्लड रिलेशन हो गया, इसके अलावा आपका डायरेक्शन हो गया, सीरीज हो गई। अच्छा, अभी आपको अगर पढ़ना है तो घन घनाभ वाला चैप्टर जरूर पढ़िए, पीसेस करने वाला, टुकड़े करने वाला, इधर रंगने वाला, इसके सवाल अब बढ़ने लगे हैं, ये आने लगे हैं। इसके अलावा बाकी सारी चीजें तो रीजनिंग में लगभग चीजें वही हैं, कुछ ज्यादा नहीं बदला है ना। बाकी मैंने बता ही दिया, साइंस के 7 से 8 क्वेश्चन, किसी में कम ज्यादा, एमपी के 2-4 प्रश्न, वो भी मतलब या तो सवाल इतने नॉर्मल आएंगे कि आपको वैसे ही पता होगा, और नहीं तो फिर आपने कितना ही पढ़ा हो, उसमें कोई उसमें चीजें आउट ऑफ सिलेबस है, मतलब काफी डीप है ना। तो करा क्या जाए, है ना। अब ये स्थिति है, करा क्या जाए, तो इसका एक ही इलाज है कि जितना अपने से बन सकता है, जितना समझ में आ रहा है, जितना किया जा सकता है वो करिए। और ये मत सोचिए कि आपका पेपर बिगड़ा है। कई लोग ये सोचते हैं कि मेरा पेपर सर बहुत बेकार गया, है ना, बिगड़ा। ऑब्वियसली, क्योंकि आपके पहले 85 नंबर आते थे, 90 नंबर आते थे, 80 नंबर आते थे, और आपका पेपर में जो है 65, 68, 62, 60 नंबर आए। दुख होता है, बुरा लगता है, लेकिन आप एक बात समझिए कि पैटर्न आपके अकेले के लिए नहीं बदला है, पैटर्न सबके लिए बदला है ना। और आप जब एग्जाम देकर निकलोगे तो आपको बाहर पता चलेगा कि यार मेरे मतलब कई बच्चों ने मुझे बताया है कि सर मेरे सेंटर में सबसे ज्यादा नंबर मेरे ही थे, मेरे 69 आए और सबसे ज्यादा मेरे थे। जो एग्जाम सेंटर पे लोग हैं, जो मैनेजमेंट वाले लोग हैं, वो खुद बोलते हैं कि भैया 30-30, 40-40 पे टपक रहे हैं सब, तो तुम्हारे तो 69 बहुत अच्छे हैं। तो आपको निराश नहीं होना है ना। जो आप कर सकते थे वो आपने किया।
अभी आपका एग्जाम है, जो आप कर सकते हो वो करिए। और कोई चेंज आएगा, पैटर्न में बदलाव आएगा, हम आपके साथ हैं, चीजें आपको पढ़ाएंगे। जैसे कल रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ाया, आज बच्चों के 4-4 एकदम पक्के नंबर आ गए। तो बस पता चल जाना चाहिए कि क्या चेंज हो रहा है, वो मैं आपको करवा दूंगा। लेकिन आप उसमें भी याद रखिए कि चेंजेस मात्र 10% होंगे। 90% पेपर आखिरी तक ऐसा ही चलेगा। 10% चीजें हर 4-6 दिनों में बदलती रहेगी। कभी रीजनिंग में कुछ करेंगे, कभी मैथ्स में कुछ करेंगे, लेकिन उसका परसेंटेज ओनली 10% होगा। बाकी जो चल रहा है वही चलता रहेगा, ये ध्यान रखना। और 100 बात की एक बात है कि पेपर इजी है बट कैलकुलेटिव है। ठीक है, चीजों को सीधा सीधा ना बोलकर घुमा के पूछा जा रहा है, कैलकुलेटिव बनाया जा रहा है, और हर विषय में जो किया जा सकता था वो कर रहे हैं, है ना। मतलब एसएससी की तैयारी करने वाले बच्चे बोल रहे हैं कि सर इससे आसान प्रश्न एसएससी में आते हैं। समझ रहे हो आप बात, है ना। तो हमें चिंता नहीं करनी है, जितना आता है उतना अच्छे से करके आओ, और हड़बड़ी मत करो, प्रश्न को पढ़ के जल्दबाजी मत करो, आराम से पढ़ो। चीजें आपसे डेफिनेटली बनेंगी, चीजें आपसे आराम से बनेंगी। क्लियर है, ठीक है। तो ये मैंने आपको एकदम सटीक एनालिसिस दे दिया है कि किसमें क्या क्या आ रहा है ना। और ये सब जो बातें कर रहा हूं मैं, ये बच्चों से मिलकर ही, ये पूरे बच्चों से बातचीत करी मैंने, टॉपिक्स पूछे, सारी चीजें। हाँ, दर्पण वाला एक सवाल, मिरर इमेज जो आता ना, मिरर इमेज, उससे रिलेटेड सवाल आ रहे हैं। मिरर इमेज आप देख के जाओ। आकृति वाले कुछ फिगर्स वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, और बहुत आसान है। और वो सवाल 2-2 3-3 आ रहे हैं, काले को लाल कहा जाए, लाल को पीला, पीले को ये, कुछ नहीं है, वो आपको पता ही है ना। इनइक्वलिटी का एक आधा सवाल, अब ये सब कम हो गए। ये बीच में इन्होंने खूब उधम मचाया था, अब ये सब खत्म होने की कगार पे आ गए, है ना। इतिहास का आज एक बच्चे ने सवाल बताया, गायत्री मंत्र किस वेद में है, किस वेद से लिया गया है, जो भी प्रश्न था। अब ये चीजें हैं भैया, है ना। अच्छा, मैथ्स में ज्योमेट्री न के बराबर, ट्रिग्नोमेट्री 0, ऊंचाई दूरी 0, प्रायिकता 0, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कुछ नहीं है, मतलब इनसे कुछ लेना देना ही नहीं है, कुछ नहीं आ रही है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये जो एनालिसिस मैंने आपको बताया है, इससे आपको थोड़ी सी राहत की सांस मिली होगी, है ना। हाँ बिल्कुल। कैलकुलेशन का क्या करें, हाँ ये बहुत अच्छा सवाल है कि कैलकुलेशन का क्या करना चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूं। आपको जिनका पेपर है, अब जिनका 1-2 दिन में है, वो तो कुछ मत करो, है ना। गहरी सांस लो, ऊपर वाले को याद करो, और जो होगा अच्छा होगा, बस यही कर सकते हो। जिनका एग्जाम में अभी थोड़ा टाइम है, आप कैलकुलेशन पे काम जरूर करिए। और कैलकुलेशन में आपको क्या करना है, डेली आधा घंटा निकालना है, या 15 मिनट भी निकाल लोगे तो बहुत है। और 15 मिनट आप कैलकुलेशन पे काम करिए, है ना। सिंप्लीफिकेशन के, अच्छा सिंप्लीफिकेशन के भी बहुत आसान प्रश्न आए थे। एक चैलेंज सबके साथ हो रहा है, वो जरूर मुझे यहां पे बताना चाहिए, इसकी बात बाद में करेंगे, है ना। इसको मैं गुलाबी अक्षरों से लिखूंगा, 3 से 4 क्वेश्चंस हर दिन गलत आ रहे हैं, और ये आपको बहुत ज्यादा परेशान करता है। और मैं सही मायने में बताऊं ना, तो ये होना भी चाहिए। मगर अगर कोई मुझसे बोलेगा ना कि सर ये चीज सही है या गलत है, मैं बोलूंगा सही है। ये भी आपकी एक परीक्षा का ही हिस्सा है। हालांकि ये व्यापम की बेवकूफी है ना, कि वो इस चीज को उतना अच्छे से नहीं देख पा रहे हैं, या जो भी हो, या हो सकता है भैया समझदारी हो कि वो जानबूझ के डाल रहे हैं, क्योंकि इसमें बच्चा फंसता है ना। आपको बड़ा आसान प्रश्न लिखा हुआ आपके सामने आएगा, ठीक है, बड़ा ही आसान प्रश्न आएगा, 1/1 +-1, और यहां पे आपको पता चलेगा कि 1 में 1 का भाग देंगे 1 आएगा, और इसका आंसर 1 आएगा, है ना। अब वो 0 लिख देंगे, 2 लिख देंगे, -1 लिख देंगे, और माइनस का 2 लिख देंगे, आंसर 1 आ ही नहीं रहा है ना। आप खूब पच रहे हो। आपको जब पता है कि यार इसका आंसर 1 ही आएगा, 1 में 1 का भाग दोगे, 1 और 1 2, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, लेकिन 1 ऑप्शन में ही नहीं है। और मेरी नजरों में, अब वो जो भी हो यार, व्यापम की गलती हो या जो हो, लेकिन मेरी नजर में
अगर मैं पेपर बनाने की जिम्मेदारी लेता तो मैं जानबूझ के बोलता कि यार नहीं ज्यादा लेकिन एक या दो क्वेश्चन तो मैथ्स में गलत डालो, है ना। क्यों डालो? क्योंकि इसमें बच्चा फंसेगा, है ना। और ये आपका मैनेजमेंट, ये आपका टाइम मैनेजमेंट, या आपकी कला, या आपकी इंटेलिजेंसी सारी चीजें दिखाती है ना। और अच्छी बात यह है कि हर दिन 4-6 प्रश्न गलत आ ही रहे हैं, अलग अलग हैं, हालांकि वो इंटेंशनली हो या जो भी हो। लेकिन आप इस बात को समझिए कि ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो। जब दिख रहा है कि इसका आंसर इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, मत टेंशन लो। अगर ऑप्शन नहीं है तो जो भी हो लगा दो, या तो बोनस मिलेगा या वो कैंसिल होगा। और आपके साथ नहीं यार, उस दिन जो हजारों बच्चे दे रहे हैं सब फंस रहे हैं उसमें। तो आप यहां पे आप सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे हो कि आप इसको ही हल किए जा रहे हो। मैं गलत तो नहीं कर रहा हूं, मुझसे कोई गलती तो नहीं हो रही है। अरे यार, एक बार चेक कर लिया, 2 बार कर लिया, 3 बार कर लिया, 15 मिनट तक खराब कर दोगे अगर तुम, तो तुम्हारा पेपर अच्छा जाते हुए भी नहीं जाएगा, है ना। तो आप इस बात को समझिए कि ये क्यों दिया जा रहा है या ये क्यों हो रहा है ना। क्योंकि हर शिफ्ट में हो रहा है, तो हो सकता है जानबूझ के डाला गया हो या जो भी हो यार, ह्यूमन एरर हो। लेकिन आप समझें कि करियर किसका बर्बाद होगा, नुकसान किसका होगा? आपका। जब दिख रहा है कि इसका आंसर एक आएगा, कुछ हो ही नहीं सकता, मत पचो। बन रहा है, 2 बार 3 बार चेक करो, टाइम वेस्ट नहीं करना। आपको लग रहा है कि हो सकता है शायद मुझसे गलती हो रही हो, ऐसे प्रश्नों को सबसे आखिरी में देखो। लेकिन फंसो मत, उलझो मत। मैं बस आपको यही समझाना चाह रहा हूं। समझ गए बात? तो ये हर दिन हर बच्चे को झेलना पड़ रहा है। 3 से 4 प्रश्न गलत आ रहे हैं और बच्चे को खुद पता है कि यार इसमें कुछ नहीं हो सकता, इसका आंसर यही आएगा, ऑप्शन में ही नहीं है। तो ठीक है, मत टेंशन लो उसका, वो सबके साथ होगा, है ना। आप एक ही चीज सोचिए, मैं हमेशा आपको बताता हूं, मैं अपनी ऑफलाइन क्लासेस में, ऑनलाइन क्लासेस में एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं, आपको पता होगा। जापान में लाइट जाती है तो लोग ना क्या करते हैं, जैसे अपने यहाँ पे एमपीवी होता है ना, मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, वो वहां पे कॉल करते हैं और वो बताते हैं कि बस 5 मिनट में लाइट आ जाएगी, और आ जाती है। अमेरिका में अगर लाइट जाती तो लोग कुछ नहीं करते, सिर्फ 2 मिनट इंतजार करते हैं, लाइट आ जाती है। इंडिया में अगर लाइट जाती तो हम क्या करते हैं, अपने घर से बाहर निकलते हैं, इधर देखा, पूरे मोहल्ले में लाइट नहीं है, कोई टेंशन नहीं, अब कभी भी आए, है ना। मतलब अगर पड़ोसी के घर में लाइट नहीं है तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन उसके घर लाइट और अपने घर नहीं है तो गंभीर समस्या है। तो आप समझें कि अगर आपसे नहीं बन रहा है तो वो किसी से भी नहीं बन रहा होगा। आपके लिए वो गलत है तो वो सबके साथ गलत है। आपसे कठिन पूछा गया है तो सबसे पूछा गया है, उसको दिल पे या दिमाग पे या पर्सनल नहीं ले लेना है। समझ में आ रही है बात, है ना। बी रिलैक्स। जितना रिलैक्स रहोगे, जितना कूल रहोगे, उतना पेपर अच्छा जाएगा। और जितना आप कर सकते हो वो डेफिनेटली करके आओगे। जितना टेंशन लोगे, जितना घबराओगे, हड़बड़ाओगे, ऐसा ना हो जाए, वो ना हो जाए, इसका आंसर क्यों नहीं आ रहा, इन सब से आप अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार रहे हो। मैं ये आपको एकदम फैक्ट बातें बता रहा हूं, जितने बच्चों से मैंने बातें करी उसके आधार पे आपको ये चीजें समझा रहा हूं। इसलिए मस्त रिलैक्स रहो, है ना। एक ही बात खुद से कहो, जो होगा देखा जाएगा यार, जो बन सकता है करेंगे, जितना अच्छा कर सकते हैं करेंगे। कोई घबराने वाली बात नहीं है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, मस्त मजे से पेपर देंगे, है ना। अभी एमपीएसआई आने वाला है, वन रक्षक आएगा, पटवारी आएगा। आप कांस्टेबल बन भी जाओगे तब भी तो आगे और ना किसी एग्जाम की तैयारी करोगे ना, लक्ष्य तो अभी और भी आगे रहेंगे। तो टेंशन नहीं लेना है ना। एग्जाम में कभी जीने मरने, एग्जाम को कभी जीने मरने जैसा मत देखो कि मुझे मतलब नहीं हुआ तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाए, कुछ नहीं है यार, जो भी होगा ना अच्छा ही होगा, है ना। किसी कारण से ना हो पाए तो भी आपके लिए कुछ अच्छा ही होगा, ये ध्यान रखना। इसलिए एग्जाम को लाइफ से कंपेयर मत करो कि जीने और मरने वाली कसम है, ऐसा कुछ नहीं है। पहली बात, पेपर अच्छा जाएगा, आप पढ़ लिख रहे हो, एक आध महीने पहले तैयारी करिए। तो मेरा तो सजेशन है कि भैया फिर तो 30 भी आ रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक महीने में 30 नंबर ला रहे हो मतलब काबिले तारीफ है। और अगर आप 4-6 महीने से पढ़ रहे हो, पेपर अच्छा जाएगा, अपना बेस्ट देने की आप कोशिश करें, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा एग्जाम का एनालिसिस, और ये आज की डेट तक का है। और हर दिन कुछ ना कुछ सुनने को मिलेगा, आज ये आ गया, आज वो आ गया, लेकिन आप विश्वास करिए वो पूरे पेपर का मात्र 10% होगा। 10% पेपर से हर दिन, हर 2-4 दिन में छेड़छाड़ की जाएगी, लेकिन 90% प्रश्न स्तर, लेवल,
सब चीजें वही रहेंगी जो पहले दिन से चलता आ रहा है। इस बात को आप जितना जल्दी समझ लें उतना अच्छा है। और घबराना अगर आपकी फितरत में है, टेंशन लेना आपकी फितरत में, तो फिर कुछ किया ही नहीं जा सकता है। इसी बात पे आगे बढ़ते हैं, अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। मूल हम जिस उद्देश्य के साथ आज आए थे उस पे आते हैं, विभाज्यता के नियम। मैं आपको एक बात बता दूं, जैसा मैंने कहा था कि 10 फरवरी से विनर्स की ऐप पर 4 नए लाइव बैच आ रहे हैं, है ना। 4 नए लाइव बैच आ रहे हैं, एमपीएसआई का, पटवारी का, ठीक है, इसके अलावा आपका वन रक्षक का, और एक हम ला रहे हैं ऑल इन वन ब्रह्मास्त्र बैच, जिसको हम बोलते हैं पीवी फाउंडेशन बैच। मतलब आपको एक ही कोर्स से सबकी तैयारी हो जाए, तो ये बैचेस आ रहे हैं। जैसे एमपीएसआई की ऑल सब्जेक्ट की फीस ओनली 1299 है, ये सब ऐप पे आज से आ गए, इनमें आप ओपन रजिस्ट्रेशन ओपन है। पटवारी की फीस शायद, पटवारी की मैं आपको लगभग बता रहा हूं 999 होगी, वन रक्षक की 699 होगी, और पीवी फाउंडेशन की 1499 रहेगी। तो ये फीस है कंप्लीट, एक साल की वैलिडिटी, ऑल सब्जेक्ट, लाइव क्लासेस, है ना, प्रैक्टिस मटेरियल, नोट्स, पीडीएफ्स और तमाम सुविधाएं। मैं अलग से वीडियो में जानकारी दूंगा, लेकिन 10 फरवरी से नए बैच आ रहे हैं और फीस नाम मात्र की है, सब्जेक्ट ऑल, है ना। तो ये पटवारी का बैच है, बाकी सब मैं आपको बाद में अलग से वीडियो में जानकारी दूंगा। पटवारी की फीस 899 है, अच्छा 899 ही है बस, 699 वन रक्षक, पीबी फाउंडेशन 1499। तो ये 10 तारीख से लाइव बैचेस आ रहे हैं विनर्स की ऐप पर, अलग से वीडियो में इनकी बात करेंगे। अगला क्वेश्चन, मैथ्स में ही आपको पढ़ाऊंगा और मैं सब में बता भी दूंगा कौन फैकल्टीज हैं, क्या पढ़ाएंगे, और लगभग जो आपने यूट्यूब पे देखे सब वही लोग रहेंगे, बहुत अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन फीस हमने ऐसी रखी है कि आप, मतलब खैर कुछ लोगों के लिए तो ये भी बहुत महंगा है, उनके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप सोचिए कि 12-13 विषय लाइव, उनके नोट्स, उनका मटेरियल, उनकी पीडीएफ्स, ऐप, पूरी टेक्नोलॉजी, और एक साल की वैलिडिटी, 18% जीएसटी, 30% सर्वर चार्जेस, हर चीज को कैलकुलेट करके आप बताना, है ना। ऑफलाइन आपको अगर ये महंगा लग रहा है तो आप ऑफलाइन आ जाओ, है ना। इंदौर में आप कहीं भी चले जाना, 15,000 से कम में आपको एमपीएसआई कोई नहीं कराएगा, और वही क्लासेस घर बैठे 1299 में हम आपको दे रहे हैं। तो आप उसके बावजूद भी अगर वो महंगा है तो फिर तो भैया कुछ नहीं किया जा सकता, है ना। फिर आप इंतजार करो कि कभी किसी जमाने में 200-300 फीस होगी तब पढ़ लेना। लेकिन आप समझें, अगर एमपीएसआई के 14 विषय हैं, 14 विषयों की किताब तुम खरीद के ले आना, 1299 से कम में मिल जाए तो मुझे बताना। यहां तो तुम्हें लाइव पढ़ाएंगे, है ना, सारे विषय नोट सब देंगे। तो बाकी तो फिर जिसको कुछ नहीं सोचना है वो तो फिर भैया बोलेगा 50 रुपए कर दो, 100 कर दो, ठीक है।